गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी। मेरा नाम रोहित है और मैं आपको ई स्कूल चैनल पे मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस का चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उसके एमसीक्यू भी लगा लिए होंगे। लगा लिए है ना। आपके कितने मार्क्स आए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। यानी कि इस चैप्टर में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना है कि वो किस किस जगह रहते हैं। ओके। तो इस चैप्टर की शुरुआत पहली और बूझों के वेकेशन से होती है कि वो वेकेशन में घूमने जा रहे हैं। वो जा रहे हैं माउंटेन्स पे, उसके बाद वो जा रहे हैं डेजर्ट पे, उसके बाद वो जा रहे हैं बीच पे। तो ये इन तीनों जगह पे उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। तो उन सबका जिक्र इसमें किया गया है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। क्या है। पहली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन ऑन मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि पहली और बूजो वेकेशन पे डिफरेंट जगह पे घूमने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी जाते होगे, है ना, जाते हो ना। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। जो उनकी फर्स्ट ट्रिप है वो ऋषिकेश की थी और ऋषिकेश में जाकर उन्होंने गंगा रिवर को जाकर देखा। एंड दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। और उनके बाद उन्होंने हिमालय पहाड़ पे क्लाइम किया, चढ़ाई की। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। और जो वहाँ का मौसम था बहुत ठंडा था। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन द माउंटेन्स। और उन्होंने माउंटेन्स में बहुत सारे पेड़ देखे, बहुत टाइप के पेड़ देखे। जैसे उनमें से तीन दे रखे हैं, ओक्स, पाइन्स, देवदार। ओके। सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। जो बूझो और पहेली है उनका घर प्लेन्स एरिया पे है। तो वो उन्होंने देखा कि प्लेन एरिया पे जो पेड़ थे वो माउंटेन एरिया पे पेड़ नहीं है, और जो माउंटेन एरिया पे पेड़ है वो प्लेन एरिया पे नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी सराउंडिंग और क्लाइमेट के हिसाब से बना होता है। क्योंकि जो माउंटेन्स में पेड़ होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, और जो प्लेन एरिया पे पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे, वो कुछ भरे हुए होंगे इस तरीके से। ऐसे होते हैं। रीजन क्या है? जो माउंटेन्स है वो ठंडा एरिया है, वहां पे बर्फ गिरती है। अगर बर्फ इस पे गिरेगी तो ये फिसल के नीचे आ जाएगी। मगर अगर ये माउंटेन्स पे ऐसे पेड़ आ जाए तो इसके ऊपर क्या होगा? बर्फ जम जाएगी, इसकी वजह से पेड़ सूख जाएगा। तो ये जो भी पेड़ हैं वो सारे जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे अपने सराउंडिंग के हिसाब से ही बने होते हैं। उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर सारा अपने सराउंडिंग और क्लाइमेट के हिसाब से ही होता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद इन येट अनदर ट्रिप, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्रिप पे जाते हैं। दे ट्रेवल टू राजस्थान। अब वो राजस्थान पहुंच गए। एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और उन्होंने हॉट डेजर्ट पे चलना शुरू किया। और वो किस पे बैठ के गए आगे? कैमल्स पे। आप लोगों ने कभी कैमल की सवारी की है? बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है, देखा है? की होगी आप लोगों ने। उसके बाद दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। और उन्होंने राजस्थान से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैक्टस प्लांट को इकट्ठा कर लिया। ओके। फाइनली उसके बाद दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। अब वो पुरी जा रहे हैं। पुरी उड़ीसा में है, जो कि बीच पे है, बीच के पास है, समुद्र के पास एक जगह है जो पुरी नाम की है। ओके, वहां पर ये लोग घूमने जा रहे हैं। एंड विजिटेड द सी बीच। और वो सी बीच पर विजिट किया उन्होंने। उसके बाद डॉटेड विद कैसुरेना ट्रीज। और उन्होंने कैसुरेना ट्रीज भी देखे। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप। और उसके बाद वो घूम फिर के अब घर आ गए। घर में बैठ के सोच रहे हैं, जो फन किया उसको सोच रहे हैं। अचानक से क्या होता है, उनके दिमाग में एक थॉट आता है। अ थॉट स्ट्रक देम। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट। सभी प्लेसेस डिफरेंट थी फ्रॉम वन अनदर। सभी एक दूसरे से अलग अलग थी। सम वर कोल्ड। कुछ उनमें से ठंडी थी, कुछ हॉट थी एंड ड्राई थी, सूखी थी। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। और कुछ जगह जो कुछ जगह ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा उसमें वहाँ पर ह्यूमिडिटी थी। यानी कि जो समुद्र के पास होती है वहां पर बहुत गर्मी होती है, और उसमें वहां पर रह करके आपको बहुत पसीना निकलता है। उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके। तो कुछ प्लेसेस, सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। And yet all of them they had many organisms, living creature of various kind। लेकिन सभी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, लिविंग क्रिएचर मौजूद थे, लेकिन सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। ठीक है।
उसके बाद दे ट्राई टू थिंक ऑफ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर में नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। तो अब वो सोचने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या कोई अर्थ पे ऐसी जगह है जहां पर कोई भी क्रिएचर ना हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। आप लोग सोचिए, क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है अर्थ में? बताइए, सोचिए, मैं बताऊंगा अभी। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। तो बूजो भी सोच रहा है, आप लोग सोचिए, और बूजो भी सोच रहा है। तो बूजे बूजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इनसाइड द हाउस, शायद घर के अंदर कोई नहीं है। घर के अंदर तो हम रहते हैं, मगर घर के अंदर भी कहां पर, ही ट्राइड द कवर्ड्स, यानी कि जो कवर्ड होते हैं वहां पर कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं होगा। तो क्या वहां पे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं होगा? आप बताइए। वेरी गुड, वहां पे इंसेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो बूजो ने सोचा कि कबर्ड में कोई लिविंग क्रिएचर नहीं होगा, लेकिन वहां पर उनको मिल गया। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर। लेकिन फिर भी उसको एक इंसेक्ट मिल गया इन द कवर्ड आउटसाइड द होम टू। और घर के बाहर भी किसी ना किसी जगह कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर उसको मिल ही जाएगा। There did not seem any places he could think of that did not have living creatures of some kind of other 6.1। ठीक है, ये दिख रही है आपको पिक्चर। इसमें क्या बताया है कि घर के बाहर या घर के अंदर आपको लिविंग क्रिएचर मिलेगा, मगर वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, जो आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे ये बर्ड्स भी हैं, यहाँ पे ये एनिमल्स भी हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं और ये एनिमल्स हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनका टाइप अलग अलग है ना। उसके बाद पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। शी रीड दैट people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes। तो पहले ने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि जब जहां से वॉल्केनो का ओपनिंग होता है, जहां से वो वॉल्केनो निकलता है, वहां पर भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सोचो, इतनी गर्म जगह पे, इतने लावे के पास भी वो लिविंग क्रिएचर मिल जाते हैं। तो सोचो कहाँ पे नहीं मिलते होंगे, कहाँ पे नहीं मिलते होंगे। इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स। आप पढ़ोगे इसमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और वो जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया कैसा होता है। ओके, सो अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूजो वाज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड। तो जहां जहां उन्होंने विजिट किया था, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स उनको देखने को मिले थे। जैसे डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में उन्होंने कैमल को देखा था। माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन्स में उनको गोट्स और याक मिले थे। एंड पुरी हैड सम क्रिएचर्स लाइक क्रैब ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कैच बाय फिशरमैन एट द सी। तो जो डेजर्ट था वहां पे बहुत गर्मी होती है, और वहां पे उनको कैमल्स देखने को मिला। एंड जो माउंटेन्स थे, माउंटेन्स में आपको गोट्स और याक देखने को मिली थी। और जो पुरी था, यानी कि समुद्र के पास वाला एरिया था, वहां पे उनको बीच पे क्रैब्स देखने को मिले थे, केकड़े देखने को मिले थे, और बहुत सारी फिश देखने को मिली थी, क्योंकि वो समुद्र में तो फिश ही रहती है ना। तो वहां पे उनको फिश देखने को मिली थी। And then there did seem to be some creature like ants that were present in all these different locations। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे एनिमल्स थे, यानी ऐसे क्रिएचर्स थे जो हर जगह मौजूद थे। जैसे कि आंट, चींटी हर जगह मौजूद थी। ठीक है, the kind of plants found in each of the region were so different from the plant of the other regions। इसी तरीके से प्लांट भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनको देखने को मिले थे। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि प्लेन रीजन पे कैसे प्लांट होते हैं, और जो माउंटेन रीजन पे होते हैं वो कैसे प्लांट होते हैं। What about the surrounding in these different regions, were they are same। तो आपको बताना है जो डिफरेंट रीजन्स हैं, इनमें इनके आसपास का एरिया सराउंडिंग क्या क्या सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है कि किसी जगह बहुत सर्दी है, किसी जगह बहुत गर्मी है, कहीं पर बहुत बरसात होती है, और किसी किसी जगह
बरसात ही नहीं होती। तो हर रीजन का अपना अपना क्लाइमेट होता है, अपना अपना सराउंडिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दे रखी है आपको, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। चलो हम फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। आपको सोचना है कि एक फॉरेस्ट में कितने टाइप के प्लांट्स एनिमल ऑब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1। यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है 6.1, ठीक है। एनिमल्स प्लांट एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। यहाँ पे इन द फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिस्ट में लिखना है। देन इसी तरीके से माउंटेन्स में कौन से मिल सकते हैं, डेजर्ट में कौन कौन से मिलते हैं, एंड सी में कौन कौन से मिलते हैं। इसके अलावा और भी जगह होती है, जैसे कि आसमान हो गया, वहां पे कौन कौन से मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। ओके, सो list things, animals and plants found in other region that are also shown in the table. Okay, you can collect the example scattered through this chapter to fill table 6.1। जो भी इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके थ्रू भी आप टेबल 6.1 फिल कर सकते हो। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल्स। और आपको अगर टेबल फिल नहीं हो पा रही तो उसको फिल करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट, मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। और इसके साथ साथ आप जो लाइब्रेरीज होंगी आपके स्कूल में, उसकी जो बुक्स होती हैं, उनमें जो बुक्स होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, मिनरल्स की, उनकी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन में किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। आपको ट्राई करना है, आप सभी प्लांट, सभी एनिमल, सभी ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इन कॉलम्स में आपको फिल करना है ध्यान से। ओके, what kind of object will we find that may not be animals or plants। आपको बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट आपको मिले और कौन से आपको एनिमल्स और प्लांट्स में नहीं मिले, ठीक है। परहैप्स शायद से पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स, जैसे कि जो प्लांट्स के ड्राइड लीव्स होते हैं, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, ये भी आपको मिले होंगे। वी में ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, और आपको डिफरेंट काइंड की सॉइल, डिफरेंट काइंड की पेबल्स भी मिले होंगे, ठीक है। किसी किसी जगह जो पत्थर होते हैं वो पीले होते हैं, और किसी किसी जगह लाल होते हैं, और किसी किसी जगह काले होते हैं। उसी तरीके से सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, ये सब सराउंडिंग के हिसाब से होता है और क्लाइमेट के हिसाब से होता है। वाटर इन द ओशियन में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 3। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट। और आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो ओशियन है, ओशियन में जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, डिजॉल्व होता है। और ओशियन में क्या होता है, ओशियन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद as we go through the chapter keep adding more example to table 6.1। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको उस तरीके से और भी एग्जाम्पल देखेंगे, और उन एग्जाम्पल को आपको टेबल 6.1 में फिल कर देना याद से। ओके, सो वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेस। और हम इस टेबल को घूम कर भी फिल कर सकते हैं, तो आप घूम के फिल कर देना। तो अब आ गया 6.2 हैबिटेट और अडेप्टेशन। हैबिटेट मतलब होता है कि कहाँ पर जो भी एनिमल है, जो भी क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, वो कहाँ पे रहता है और वो किस तरीके से उस जगह को अडेप्ट करता है, ठीक है। अपने बॉडी के हिसाब से उसे ढाल लेता है। ओके, क्लाइमेट को, सराउंडिंग को ढाल लेता है। सो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। व्हाट डू यू फाइंड मोर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। तो आपको और क्या मिला एक्टिविटी 1 में प्लांट्स एंड एनिमल के अलावा, या फिर इन्हीं के साथ साथ। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ इन देम। तो क्या आपको इनमें बहुत ही बड़ी यानी कि बहुत लार्ज वैरायटी मिली। हाँ, एनिमल बहुत टाइप के होते हैं, प्लांट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद
look at what you have entered in column for the desert and the column for the sea in table 6.1। आपने जो टेबल भरी होगी 6.1 उसमें दिखना है कि आपने डेजर्ट के अंदर कौन कौन सी एनिमल्स कौन कौन से प्लांट्स भरे हैं, ठीक है, और इसी तरीके सी में आपने कौन कौन से प्लांट और एनिमल फिल किए हैं। उसके बाद डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम। तो क्या जो लिस्ट आप देख रहे हो जो बनाई है आपने, क्या इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है? यस, क्योंकि जो डेजर्ट का क्लाइमेट है वो अलग है, तो वहां पे उसी क्लाइमेट के अनुसार वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। लेकिन जो सी है, सी में भी उसी के क्लाइमेट के उसी के सराउंडिंग के हिसाब से वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको मिलेंगे। उसके बाद व्हाट आर सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स। तो आपको बताने की इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। इन द सी के अंदर हमको प्लांट्स एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन वाटर। सैलिन वाटर बोलते हैं जो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। तो जो सी में प्लांट और एनिमल मिलेंगे वो सैलिन वाटर के सराउंडेड होते हैं, यानी कि उनके पास नमक का पानी होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। उनमें से ज्यादातर वाटर में एयर डिजॉल्व कर लेते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और उसी के अलग हम बात करें डेजर्ट की, तो वहां पर बहुत ही कम वाटर देखने को मिलता है, वहां पर बहुत कम पानी हमको मिलता है। इट इज वेरी हॉट। और जो वहां का एरिया है बहुत ही हॉट है, हॉट रहता है डे के टाइम और वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में उल्टा होता है कि दिन के समय वहां पे बहुत गर्मी होती है और रात के समय वहां पर बहुत ही सर्दी होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे सैंड होती है, सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। इसी की वजह से दिन के समय जब सूरज आता है तो वहाँ की सैंड बहुत गर्म हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और रात के समय में वो सैंड बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो घट जाता है। ओके, तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं वो वहाँ के सॉइल के हिसाब से और वहाँ के सराउंडिंग के हिसाब से आपको मिलेंगे। ओके, the sea and the desert are very different surrounding and we find very different kind of plants animals in these two regions, isn't it? तो हाँ, सी और डेजर्ट दोनों बहुत डिफरेंट टाइप के सराउंडिंग के साथ बने हुए हैं और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स भी मिलते हैं, तो ये बात सच है। Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish। तो हमने इनमें से सिर्फ दो एनिमल की बात की है, डेजर्ट में हमने सिर्फ कैमल देखा है और सी में हमने सिर्फ फिश देखा है। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और भी होंगे जो सिर्फ डेजर्ट में मिलते होंगे और या फिर तो जो सिर्फ सी में मिलते होंगे, ठीक है, वो आपको बताना है। उसके बाद द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। यहाँ पे बता रखा है कि कैमल हमको डेजर्ट में ही क्यों मिलता है, इसका रीजन क्या है। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डेजर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बना होता है। ओके, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल के लंबे लंबे पैर होते हैं विच हेल्प टू, वो किस में हेल्प करते हैं उनको, कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो उनके लंबे पैर है वो उनको हेल्प करते हैं कि जो उनकी बॉडी है वो हीट से बच सके, वो हीट से यानी कि सैंड की हीट से काफी ऊपर होते हैं, ठीक है, तो वहां तक हीट आते आते थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद क्या है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। और वो यूरिन बहुत कम मात्रा में करते हैं। एंड देयर डंग इज ड्राई। और उनके जो डंग होता है बहुत ड्राई होता है, उसमें थोड़ा सा ये वाटर नहीं मिलता आपको। एंड दे डू नॉट स्वेट। और उनको पसीना भी नहीं आता, इसकी वजह से जो उनकी बॉडी में वाटर है वो बाहर नहीं निकलता जल्दी से। सिंस कैमस लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। तो जैसा मैंने बताया था कि इसी वजह से जो उनकी बॉडी में वाटर होता है बहुत कम बाहर निकलता है। सो दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो इसीलिए वो काफी दिनों तक बिना वाटर के भी रह सकते हैं। ओके, उसके बाद लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 6.3। यहाँ पे 6.3 फिगर दे रखी है, यस दे रखी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड की ऑफ फिश दिख रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लैक फिश है, यहाँ पे गोल्डन फिश है, यहाँ पे रेड फिश है, यहाँ पे ये सिल्वर एंड ऑरेंज फिश है, ठीक है।
मगर क्या इसमें कोई सिमिलरिटीज है? तो यस, यहाँ पे सिमिलरिटीज क्या है कि इन सब के फिन्स है, ठीक है, इन सब के फिन्स है, इन सब की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड हमने पढ़ा भी था चैप्टर 5 में, ठीक है। और इसके साथ क्या है, इनके इन सब के पास गिल्स है, गिल्स की वजह से वो पानी में रह करके सांस ले सकते हैं। ये सारी इनकी सिमिलरिटीज है। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस आउटर बॉडी उनकी अलग है, थोड़ी सी अलग होती है, बाकी सेम ही होती है। और यहाँ पे देखो ये कैमल्स का भी दे रखा है फिगर 6.2 में, जो उनके पैर है बहुत लंबे हैं, सैंड से काफी ऊपर होते हैं। ओके, सो देर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप? तो हाँ, इनकी जो शेप है वो कॉमन है, ऑल आर स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। हम चैप्टर 5 में पढ़ भी लिया था, स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में पढ़ा था ना आप लोगों ने। सो दिस शेप हेल्प देन मूव इनसाइड वाटर। तो इस शेप की वजह से वो वाटर के अंदर इजीली मूव कर पाते हैं। एंड फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और फिश के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती हैं। दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। और इन्हीं स्केल की वजह से फिश प्रोटेक्ट होती है, और इन्हीं की हेल्प से वो इजीली वाटर में मूवमेंट कर पाती है। ओके, ये भी हमने चैप्टर 5 में डिस्कस कर लिया था। डेट फिश हैव फ्लैट फिन्स, इन सब के पास फ्लैट फिन्स हैं, टेल्स हैं, डेट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, जो कि उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और उनको उनकी बॉडी वाटर में बैलेंस फिन्स और टेल्स की हेल्प से ही रह पाती है। और मैं बताया था कि जो गिल्स होते हैं, गिल्स सभी फिश में मौजूद है, इसकी वजह से वो वाटर में रह करके ऑक्सीजन को ले पाते हैं। ठीक है, हमारे पास गिल्स नहीं है, इसलिए हम वाटर में नहीं रह पाएंगे। हमको एक अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उनके जैसा कोई टूल्स बनाना पड़ेगा, इसकी वजह से हम पानी में जाएं। ठीक है, ये आप चैप्टर 5 में पढ़ा भी था। उसके बाद वी सी डेट द फीचर ऑफ फिश हैव टू लिव इनसाइड वाटर एंड फीचर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। तो आपने पढ़ लिया जो जो जैसे फिश के फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो पानी में रह सकती है, उसी तरीके से कैमल्स के पास भी वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी एनिमल, सभी प्लांट जहाँ पे मौजूद है, मौजूद होने का रीजन क्या है? वो वहाँ के रीजन को अडेप्ट कर चुके हैं, उनकी बॉडी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनी हुई है, उनकी जो फीचर्स हैं बॉडी के वो उन्हीं सराउंड के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो रखा है। ओके, सो उसके बाद क्या है? वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव ऑन अर्थ। लेकिन हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स और बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, सो in all these variety of organisms we will find that they have certain feature that help them live in surrounding in which they are normally found। तो जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल सिर्फ किसी किसी जगह ही पाए जाते हैं, तो उनके पास वो फीचर्स होते हैं वहाँ रहने के, वहाँ पे सराउंड करने के। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे वो नॉर्मली रह पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स, उनके पास क्या होता है? स्पेसिफिक फीचर होता है वहाँ पे रहने का, और वहाँ पे रहने की हैबिट्स होती है। ठीक है, विच इनेबल, जो कि क्या इनेबल करता है? विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, जो कि वहाँ पर रहने के लिए नेचुरली वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं हम अडेप्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही वो अपना घर बनाते हैं, ड्वेल करते हैं अपने आप को। ठीक है, जहाँ ड्वेल मतलब होता है जहाँ पे वो रहते हैं। ओके, उनका घर। सो डेट इज वाई फिश कैन नॉट लीव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लीव इन सी। तो इसीलिए जो उनका फीचर्स है, जो उनका सराउंड है, फिश के पास अपने अपने फीचर्स की वजह से वो सिर्फ वाटर में ही रह सकती है, वाटर के बाहर नहीं रह सकती। उसी तरीके से कैमल्स के पास भी अपने फीचर्स हैं, इसकी वजह से वो डेजर्ट में ही रह सकता है, डेजर्ट के बाहर रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, और सी में तो बिल्कुल वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास गिल्स ही नहीं है, तो वो वाटर में सांस ले ही नहीं पाएगा।
सो उसके बाद क्या है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लीव इज कॉल्ड हैबिटेट, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना होगा। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब क्या है, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब होता है होम, घर, जहाँ पे वो लोग रहते हैं। उसके बाद है द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, जो उनका हैबिटेट है वो उनको क्या क्या प्रोवाइड कराता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, और जो भी उनको चाहिए अदर नीड टू ऑर्गेनिज्म, जो भी उनको लोग चाहिए रहने के लिए, फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, रहने की जगह हो गई, शेल्टर हो गया, वो सब उनको उस हैबिटेट में मिल जाता है, इसीलिए वो लोग वहां पे रहते हैं। ओके, देन several kind of plants and animal live in the same habitat। इनमें से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि एक ही हैबिटेट में रहते हैं। ओके, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनके फीचर्स होते हैं, वो कुछ सिमिलर टाइप के होते हैं, इसलिए वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं। ओके, सो उसके बाद क्या है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट और एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या बोलते हैं उनको हम, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल्स एंड माउंटेन रीजन्स। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल हो गया, माउंटेन रीजन्स हो गए, यानी कि ये सब लैंड पे रहते हैं, लैंड पे होते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड क्या है, द हैबिटेट ऑफ plants and animals that live in water are called aquatic habitats। और जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं हम एक्योटिक हैबिटेट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करनी है। और एक्योटिक हैबिटेट कौन कौन से होते हैं, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियन हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एक्योटिक हैबिटेट्स हैं। ओके, there are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ बताया कि ज़्यादातर जो वैरायटी मिलती है, जो वेरिएशन मिलती है लिविंग ऑर्गेनिम्स की, वो सब लैंड पे मिलती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलती है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, कोस्टल हो गया, माउंटेन रीजन हो गया। इन पे एक्योटिक हैबिटेट से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स आपको पाए जाते हैं, आपको मिलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो एक हैबिटेट में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सभी किस में आते हैं, वो सभी आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। ओके, एंड जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब, जैसे रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, वो सभी आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट में। ओके, सिंपल सा है, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, एयर, वाटर, जो जिंदा नहीं रहते, जो सांस नहीं लेते। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। ये आपसे भी क्वेश्चन है कि सनलाइट और हीट ये बायोटिक कंपोनेंट है या फिर अबायोटिक कंपोनेंट है। सिंपल सी बात है कि अगर सनलाइट और हीट लिविंग है तो बायोटिक होगा, अगर नॉन लिविंग है तो अबायोटिक होगा। तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट। ओके, सो उसके बाद क्या है, वी नो डेट सम प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमको पता है कि कुछ प्लांट सीड से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से अबायोटिक फैक्टर सीड को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, क्या ये हेल्प करते हैं? तो यस, इन्हीं के वजह से तो वहाँ पे प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, और उसी के हेल्प से वो लोग अपना खाना बनाते हैं। ये तो होता है। तो ये सब किससे हो रहा है? अबायोटिक फैक्टर से तो होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 2 पढ़ते हैं इसको एक बार। रिकॉल एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 4। एक बार रिकॉल करिए, क्या बनाया था हमने? वी मेड स्प्राउट फ्रॉम ग्राम एंड मेज सीड। हमने स्प्राउट्स बनाए थे किसमें? ग्राम्स में एंड मेज में। याद है आप लोगों को बनाए थे हमने। When the seed turned into a sprout, जब वो सीड स्प्राउट में चेंज हुए थे, it is said to be germinated। तो हम उसको जर्मिनेट बोलते हैं। उसको पता है, आपने किया भी था ये।
उसके बाद दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, जो जर्मिनेट हुआ है ये किसी भी प्लांट की बिगिनिंग होती है, यानी कि वो अब उगना शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या करनी है आपको, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, आपको कुछ ड्राई मूंग सीड्स कलेक्ट करने हैं एंड कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सो द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, और आपको उनको सोक कर देना है कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए वाटर के अंदर, यानी कि उनको डुबो के रख देना है। उसके बाद डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, और उसके बाद आपको सोक सीड को 4 पार्ट में कर लेना है कि 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फ्रॉम 3-4 डेज, और जो उसमें से एक पार्ट है उसको आपको वाटर के अंदर सबमर्ज करना है कितने दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए। ओके, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स, और आपको ड्राई सीड्स को डिस्टर्ब नहीं करना, उनको वैसे ही रखे रहने देना है। एंड दो सबमर्ज इन वाटर, और उसको वाटर में सबमर्ज कर देना है कि 1 पार्ट ऑफ सोक सीड इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कंप्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कवर दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, जिसमें से एक को आपको सनी के अंदर रखना है और एक को आपको अंधेरे में रख देना है। ओके, उसके बाद कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और जो लास्ट पार्ट है सीड्स का उसको आपको बहुत ही ठंडे एरिया में रखना है, फ्रिज में रख दो, ठंडा एरिया है। Say in a refrigerator with ice around them, rinse them and replace the water every day. What do you notice after a few days? अब आपको देखना है कि उन तीनों में क्या चेंज हुआ है, उन तीनों में क्या क्या चेंज हुआ है वो आपको बताना है। डू द सीड्स इन ऑल 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, आपने देखा होगा कि जो भी देखा है कि जो भी 5 कंडीशंस थे वो किस तरीके से जर्मिनेट को यूनिफॉर्मली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद देना है। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, क्या आपको उन तीनों में से कोई बहुत ही स्लो लगा, जो बहुत धीरे जर्मिनेट हुआ, या फिर ऐसा कोई जो जर्मिनेट ही नहीं हुआ? तो इसका आंसर आपको खुद देना है एक्टिविटी करके, आपको बताना है, एक्टिविटी करनी होती है बहुत ही प्रैक्टिकल। अगर जैसा मैंने बताया था, आप जितना आप प्रैक्टिकल करोगे साइंस में उतनी ही साइंस आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल करना है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर वाटर लाइट हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यस, हमको पता है कि जो अबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर वाटर लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सब किस तरीके से हमारे प्लांट के लिए जरूरी होते हैं और इन्हीं की वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नहीं, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए अबायोटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, एयर के बिना हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, वाटर के बिना जिंदा हम रह नहीं पाएंगे। तो अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर लाइफ। ओके, उसके बाद वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट? तो क्या हमको ऑर्गेनिजम्स हर जगह नहीं मिलते, जैसे कोल्ड जगह पे मिलते हैं, हॉट जगह पे मिलते हैं, यानी कि हर जगह हमको लिविंग क्रिएचर्स मिल जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो वहां पर, चाहे वहां पर सूखा पड़ा हो, वहां पे हमेशा आपको लिविंग क्रिएचर देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो वो किस तरीके से वहां पे सर्वाइव के लिए मैनेज कर पाते हैं? तो उनके जो बॉडी होती है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो फीचर्स है, उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अडेप्टेशन की मेथड से ही, अडेप्टेशन की हेल्प से ही जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को उस क्लाइमेट में एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। यहां तक आ गया आपको। उसके बाद अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली। तो क्या है, जो अडेप्टेशन है वो बहुत जल्दी नहीं हो पाता, वो बहुत बहुत उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो भी तो बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म, वो सभी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई,
एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव, और जो ऑर्गेनिजम्स उसको अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, और जो अडेप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट को, उस सराउंडिंग को, वो सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, सभी ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज से डिफरेंट डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर को अडेप्ट कर पाते हैं और कोई कोई नहीं कर पाता। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, और इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में बहुत ज़्यादा बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको मिल पाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, तो अब हम हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन दीज हैबिटेट्स, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि किस तरीके से कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है किसी भी जगह सराउंडिंग में, और उसका हैबिटेट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट 1 आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज की क्लास बस यहाँ तक ही थी। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। ओके, तो गुड बाय।